Assalamu alaikum. It's Fiday Muhammad here, और welcome to day 3 of clinical laboratory test at Dr. Shirazi. So आज की जो हमारे स्पीकर्स होंगे वो डिफरेंट हैं, उनसे मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूं। तो हमारे पास सानिया मोहसिन है और उनके अलावा मारिया है, मारिया अतीक। तो ये दोनों आज के हमारे स्पीकर्स होंगे और आपको आपके जो कोर्स है उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो डे 3 की क्लासेस की तरफ चलते हैं। सो मारिया, आप कंटिन्यू करें। Assalamu alaikum. This is day 3 of our clinical laboratory test course. My name is Mariatik and I'm an undergraduate student of PharmD. I will discuss about common serum enzyme test with you. जैसे कि आप सबको पता है कि एंजाइम हमारे ब्लड में हर वक्त सर्कुलेट कर रहे होते हैं और ओके, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि स्मॉल अमाउंट में एंजाइम हमारे ब्लड में हर वक्त सर्कुलेट कर रहे होते हैं और यही एंजाइम ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं जब कोई हमारी बॉडी में टिश्यू डैमेज होता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में कोई डैमेज है, डैमेजिंग सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में यही एंजाइम्स आपके ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होंगे, नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में। इसीलिए सीरम एंजाइम टेस्ट हमें मदद देता है डिजीज़ेज़ को डायग्नोज करने में। अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो सीरम एंजाइम टेस्ट हमारे ब्लड में प्रेजेंट एंजाइम के लेवल्स को मेजर करता है और मदद करता है ये बताने में कि हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब इसमें कौन-कौन से ऑर्गन्स शामिल हो सकते हैं? इसमें हमारे पास है लिवर, हार्ट, मसल लिवर है, हार्ट, मसल और पैनक्रियास वगैरह। अगर मज़ीद स्पेसिफिक होकर बात करें, ये टेस्ट होता है डायग्नोसिस करने में। ये हम टेस्ट करते क्यों हैं? ये हम टेस्ट हमें मदद करता है डायग्नोसिस करने में कि कहीं टिश्यू डैमेज या ऑर्गन डिसफंक्शन का मसला तो नहीं, यानी कि ऑर्गन हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर हम डायग्नोसिस कर रहे हैं तो उस केस में। इसके अलावा ये हेल्प करता है मॉनिटर करने में कि डिजीज़ेज़ आपकी बॉडी के अंदर किस तरह डेवलप हो रही हैं और जो ट्रीटमेंट आप सजेस्ट कर रहे हैं, उस ट्रीटमेंट का आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये जो टेस्ट है, ये डायग्नोसिस के साथ-साथ मॉनिटरिंग में भी हेल्प करता है। और लास्टली ये स्क्रीनिंग में हेल्प करता है, यानी कि जो अगर हम लोग रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं और रूटीन चेकअप के दौरान आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, किस किस्म के आपको रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। स्क्रीनिंग बेसिकली
हम लोग तब करवा रहे होते हैं, या स्क्रीनिंग का मकसद क्या है कि जब आपके साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होते और आप उसके बावजूद डेली चेकअप के लिए जा रहे हैं, तो उसके दौरान कौन से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आए। तो हमें अभी ये पता चला कि जो सीरम एंजाइम टेस्ट है वो बेसिकली 3 चीज़ों के लिए हम यूज़ करें। कुछ डायग्नोसिस करवाना है, कुछ मॉनिटरिंग या स्क्रीनिंग के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं जो कि इस टेस्ट के अंदर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उन एंजाइम्स को। सबसे पहले हमारे पास है एलानिन ट्रांस एमिनेज। एलानिन ट्रांस एमिनेज, इसका जो पुराना नाम है वो है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज, एसजीपीटी मतलब इसको हम कह सकते हैं। ये बेसिकली लिवर में प्रेजेंट होता है, लेकिन लेसर अमाउंट में ये हार्ट में, स्केलेटल मसल में और किडनी में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये क्या करता है, ये लिवर फंक्शन को इंडिकेट करता है, लिवर फंक्शन के बारे में हमें बताता है। एएलटी का बेसिकली ये काम है। नेक्स्ट हमारे पास जो एंजाइम है वो है एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज एएसटी। इसका फॉर्मर नेम है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस एमिनेज एसजीओटी। ये नंबर ऑफ ऑर्गन्स में प्रेजेंट हो सकता है, मेनली ये लिवर में और हार्ट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है स्केलेटल मसल में और किडनी में प्रेजेंट हो सकता है। और इसके अलावा ये कहाँ हो सकता है, पेनक्रियाटिक टिश्यूज में हो सकता है। तो जो एएसटी है ये हमें बताएगा कि लिवर और हार्ट हेल्थ के बारे में बताएगा, उनको असेस करने में हमें हेल्प करेगा। एएसटी का बेसिकली ये फंक्शन है। नेक्स्ट एंजाइम हम देखते हैं अल्कलीन फॉस्फेटेज एएलपी। अच्छा, जो ये एंजाइम है हमारे पास, ये बेसिकली लिवर में और इसके अलावा बाइल डक्ट में और बोन्स में प्रोड्यूस होता है। तो ये उनसे रिलेटेड इश्यूज के बारे में बताएगा। और अगर हम बात करें कि एएलपी के जो लेवल्स हैं, यानी अल्कलाइन फॉस्फेटेज के जो लेवल्स हैं, ये बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन के केस में हमारी बॉडी में एलिवेट हो जाते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एलिवेट होते हैं, लेकिन वैसे ये जो एएलपी के लेवल्स हैं, अगर तो कोई भी बाइल ऑब्स्ट्रक्शन का केस है तो उसमें ये वाले लेवल्स ज़्यादा हो सकते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट एंजाइम हम देखेंगे जो कि है क्रिएटिन काइनेज। सीके इसका फॉर्मर नेम है हमारे पास क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। ये हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हार्ट मसल में, स्केलेटल मसल में, ब्रेन टिश्यू में प्रेजेंट हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो क्रिएटिन काइनेज के लेवल्स हैं ये हमें बताते हैं कि डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर ये हार्ट में है तो ये हमें बताएगा कि हार्ट रिलेटेड कोई इश्यू तो नहीं है, जैसे कोई मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अगर स्केलेटल मसल्स में है, ये हमें बता सकते हैं स्केलेटल मसल्स इससे अगर रिलेटेड डैमेजिंग सिचुएशन है तो इसके बारे में भी हमें डायग्नोज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा क्रिएटिन काइनेज के बारे में ये है कि क्रिएटिन को सप्लीमेंट्स के तौर पे एथलीट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि विगोरस एक्सरसाइज करने के बाद या फिर अगर डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस वगैरह देते हैं तो सीके के जो लेवल्स हैं वो आमतौर पे एलिवेट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर हम रखें, हम आगे इसको डिस्कस करते हैं सीके को, लेकिन हम इसके देखते हैं इसके आगे कुछ आइसो एंजाइम्स भी हैं। आइसो एंजाइम्स मतलब इसका ये जो एंजाइम है इसके कुछ मजीद मल्टीपल फॉर्म्स हैं। अच्छा, तो सीके के 3 मल्टीपल फॉर्म्स हैं बेसिकली। इसमें सबसे पहले आती है सीके एमएम, सेकंड है इसमें सीके बीबी, और जो थर्ड है उसमें सीके एमबी है। सीके एमएम स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है। जो क्रिएटिन काइनेज का आइसो एंजाइम सीके एमएम है वो है स्केलेटल मसल में, बेसिकली उसकी लोकेशन है। उसके बाद सीके बीबी ब्रेन टिश्यू में प्रेजेंट हो सकता है, और सीके एमबी हमारे पास ये हार्ट मसल में प्रेजेंट होता है। तो अगर इनमें से किसी भी, फॉर एग्जांपल सीके एमबी की वैल्यू एलिवेट आ रही है तो हम कह सकते हैं कि इसको हार्ट मसल नेक्रोसिस है या हार्ट मसल रिलेटेड कोई इशू है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट एंजाइम है वो है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज जीजीटी। ये एंजाइम मेनली लिवर में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे लिवर के सेल्स को भी और भी बाइल डक्ट में भी प्रेजेंट होता है वैसे, लेकिन ये प्रोटेक्ट करता है डैमेजिंग सिचुएशन से, हमें बचाता है। अगर तो लिवर या बाइल डक्ट डैमेज होगा तो ये जो एंजाइम है इसका लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, और ये इसके अलावा ये हेपेटाइटिस, सिरोसिस या पेनक्रियाटिक कैंसर को भी डायग्नोज करने में हेल्प करता है, उसको डिटेक्ट करने में ये हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ये टिश्यू डैमेज को मॉनिटर करता है। इसका ये मतलब है कि जहाँ पर भी टिश्यू डैमेज हुआ हुआ उसको ये मॉनिटर करेगा। इसके भी आइसो एंजाइम्स है, कुछ इसके 5 आइसो एंजाइम्स है, LDH1 से लेके LDH5 तक, और इनकी डिफरेंट लोकेशंस हैं। जैसे कि LDH1 और LDH2 ये हार्ट में प्रेजेंट होता है, LDH3 लंग्स में प्रेजेंट होता है, और जो 4 और 5 है ये दोनों लिवर में प्रेजेंट होते हैं। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखते हुए हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि अगर LDH1 और LDH2 जो कि हार्ट में प्रेजेंट होता है तो हो सकता है कि अगर इनके लेवल ज़्यादा आ रहे हैं तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट रिलेटेड कोई भी और प्रॉब्लम।
और अगर तो हमारे पास LDH3 का लेवल ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है लंग्स डिजीज़ कोई, क्योंकि लंग्स में होता है LDH3, तो लंग्स डिजीज़ हो सकती है। और अगर LDH4 या LDH5 का लेवल ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है कोई हेपेटिक डिजीज़ हो। तो ये सब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को देखते हुए हम डायग्नोज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अमाइलेज एंड लाइपेज। अमाइलेज और लाइपेज डिटेक्ट करता है पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स को। हमें ये बात पता है कि अमाइलेज हमारी बॉडी के अंदर स्टार्च के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और पेनक्रियाटाइटिस के केस में जो ये दोनों एंजाइम है, ये इनका लेवल ब्लड स्ट्रीम के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस टेस्ट को करवा ऐसी कौन-सी कंडीशंस हैं या ऐसे कौन से सिम्पटम्स पेश आ सकते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर हमें ये सजेस्ट कर सकता है कि आपको ये टेस्ट करवाने की नीड है। अगर लिवर डिज़ीज़ है और उससे रिलेटेड सिम्पटम्स आ रहे हैं जैसे जॉइंटिस, फटीग या एब्डोमिनल पेन, तो इसकी वजह से हमारा डॉक्टर हमें सजेस्ट कर सकता है कि आपको ये टेस्ट करवाना है। नेक्स्ट, अगर हार्ट डिज़ीज़ है, उससे रिलेटेड सिम्पटम्स हैं जैसे कि चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पल्पाइटेशंस है और फटीग वगैरह है, तो इसकी वजह से भी डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है। पल्पाइटेशंस मतलब कि इर्रेगुलर, रैपिड या फिर अनयूजुअल स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट को हम पल्पाइटेशंस कहते हैं। अच्छा, एक्सक्यूज सानिया, आप मारिया को होस्ट बना दें। और आई एम सॉरी, थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन है। हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने कल रिक्वेस्ट की थी कि हिमाटोलॉजिकल टेस्ट में आपके पास ब्लीडिंग टाइम और उसके अलावा मलेरिया का टेस्ट और ब्लड ग्रुप के जो टेस्ट होते हैं वो हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किए। तो उसके लिए यह है कि हमने, क्योंकि सब अभी जो टेस्ट इंक्लूड किए हैं वो बहुत जो मोस्ट कॉमन है उन टेस्ट को लिया है, ठीक है। और ये टेस्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा कल्चर टेस्ट के हवाले से भी रिक्वेस्ट आई थी कि कल्चर टेस्ट टेस्ट जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड वो भी इंक्लूड कर दें। तो उन पे अलग से क्लास हम इंशाल्लाह रखेंगे, जिसमें जो आप जो जो टेस्ट आप लोग चाहते हैं कि वो मज़ीद इंक्लूड होने चाहिए, तो हम वो भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो उनके लिए इंशाल्लाह एक और क्लास हम अरेंज कर लेंगे और उसमें ये सब चीज़ें भी इंक्लूड कर देंगे।
ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर इंटरप्शंस। हम लोग देख रहे थे ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं या ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसमें हमें इस टेस्ट की नीड हो सकती है। हाँ, हम लोग देख रहे थे कि हार्ट डिजीज के सिम्टम्स में जैसे चेस्ट पेन, एब्डोमिनल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैल्पिटेशंस या फैटीग, अगर इसके सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो डॉक्टर हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये टेस्ट करवाना है। और पैल्पिटेशंस हमने देखा कि इरेगुलर, रैपिड या अनयूजुअल स्ट्रॉन्ग किस्म की जो हार्ट बीट होती है उसको हम पैल्पिटेशंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मसल डिसऑर्डर्स। मसल डिसऑर्डर के केस में जैसे कि मसल पेन है, वीकनेस है या फिर क्रैम्पिंग है, तो इस तरह की सिचुएशंस और इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए भी आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है कि आपको कॉमन सीरम एंजाइम टेस्ट करवाने की नीड है। नेक्स्ट पेनक्रियाटिक इश्यूज जैसे कि अपर एब्डोमिनल पेन, नोसिया, वॉमिटिंग और डाइजेस्टिव इश्यूज, इन सिम्टम्स को देखते हुए भी हमें इस टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सानिया, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन एंजाइम्स को इनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या है, और इन एंजाइम से रिलेटेड अगर तो इनकी वैल्यूज नॉर्मल से एलिवेटेड या फिर रिड्यूस आ जाती हैं तो ये किन किन कंडीशंस में हो सकता है और ये किन कंडीशन से एसोसिएटेड है। सबसे पहले हमारे पास एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज एएलटी, जिसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 7 to 56 यूनिट्स पर लीटर होता है। यूनिट्स पर लीटर इसका यूनिट है, इसका मतलब है कि 1 लीटर ऑफ ब्लड या 1 लीटर ऑफ कोई भी गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के अंदर कितने अमाउंट में एक्टिव एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट है। ये यूनिट ये चीज दिखाता है हमें। सबसे पहले हम देखते हैं एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज। ये अगर तो इसकी टेस्ट के बाद इसकी जो वैल्यूज हैं वो नॉर्मल से ज्यादा आ रही हैं तो ये हो सकता है कि हेपेटाइटिस, फैटी लिवर डिजीज या सिरोसिस जैसी कोई कंडीशन हो। हाँ, ये चीज हमने पहले डिस्कस कर ली कि जो एएलटी है वो स्पेसिफिकली लिवर में प्रेजेंट होता है। तो अगर तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव या फिर सीवियर किस्म का लिवर डैमेज होगा तो ही इसके लेवल ज्यादा होंगे, अदरवाइज इसके लेवल्स आपकी बॉडी में ज्यादा नहीं होंगे। अगर हेपेटाइटिस है या फिर फैटी लिवर की सिचुएशन है तो ही इनके लेवल्स नॉर्मल से ज्यादा होंगे। जैसे कि अगर सिरोसिस है, सिरोसिस हमें पता है कि ये एंड स्टेज लिवर डिजीज को कहते हैं। इसके बाद लिवर जो है वो फेल हो जाता है, लिवर का रिकवर करना मुश्किल होता है। और जो फैटी लिवर का केस है जिसमें लिवर के ऊपर फैट की बिल्डअप हुआ होता है, और ये आमतौर पे जो एक्सेसिव कैलोरीज का इंटेक होता है उसकी वजह से होता है। तो अगर तो एएलटी की वैल्यू ज्यादा आ रही है नॉर्मल से तो हो सकता है कि ये कंडीशन उसके साथ एसोसिएटेड हो। और अगर एएलटी की वैल्यूज हमारे पास नॉर्मल से कम आ रही हैं तो ये हो सकता है विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी हो। विटामिन बी सिक्स हमें पता है कि पायरोडॉक्सिन को कहते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है, फ्रेल्टी या फिर एडवांस एज। फ्रेल्टी बोलते हैं कमजोरी को, और एडवांस एज मतलब हमें पता है कि जैसे ही इंसान की उम्र ज्यादा होती जाती है, एजिंग के साथ साथ उसके अंदर मसल मास रिड्यूस होता है, और इसी तरह जो लिवर का मास है वो भी रिड्यूस होता है। अगर तो मास रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली जो उससे उसके अंदर एंजाइम की प्रोडक्शन हो रही है, एएलटी की प्रोडक्शन हो रही है, वो भी वक्त के साथ साथ कम होती जाएगी। तो अगर इसकी वैल्यूज नॉर्मल से कम आ रही है तो ये हो सकता है कि ये सिचुएशंस उनके साथ एसोसिएटेड हो। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज एएसटी। इसकी रेंज हमारे पास होती है 10 to 40 यूनिट्स पर लीटर। अगर तो इसके लेवल्स हमारे पास नॉर्मल से ज्यादा आ रहे हैं तो ये हो सकता है लिवर डैमेज की कोई सिचुएशन हो, मसल इंजरी हो या हार्ट रिलेटेड कंडीशन हो। अच्छा, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि एएसटी हमें पता है कि ये प्रेजेंट होता है लिवर में और हार्ट में बेसिकली। इसके अलावा लेस अमाउंट में हमने देखा कि स्केलेटल मसल में, किडनी टिश्यूज में भी हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली लिवर में और हार्ट में प्रेजेंट होगा। तो ऐसा होता है कि अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का केस है उसमें एएसटी के लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा आते हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का केस है उसमें इसको जिसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं, ब्लड हमारे पास नॉर्मली पहुंच नहीं पाता, हार्ट तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि कोरोनरी एक या एक से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एएसटी के लेवल्स हमारे पास बढ़ सकते हैं, क्योंकि एएसटी हमें पता है हार्ट में प्रेजेंट है और लिवर में प्रेजेंट है। तो ये हार्ट रिलेटेड कंडीशंस भी हो सकती है एएसटी के लेवल ज्यादा होने की वजह से, और लिवर रिलेटेड कंडीशन भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि इसकी वैल्यूज हमारे पास नॉर्मल से कम आ रही हैं तो ये हो सकता है सेम जिस तरह एएलटी हमें हमने देखा कि विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, प्रेगनेंसी की सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा क्रोनिक किडनी डिजीज में भी इसकी वैल्यूज नॉर्मल से कम आ सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, अल्कलाइन फॉस्फेटेस एएलपी।
हमने ये बात पहले देखी कि जो एएलपी है बेसिकली वो प्रेज़ेंट होता है लिवर में, बोन्स में और बाइल डक्ट में, और ये उन्हीं से रिलेटेड इश्यूज़ के साथ ये एसोसिएटेड है। और जो एएलपी के लेवल्स हैं वो अगर तो बाइल डक्ट में कोई ब्लॉकेज हुई हुई है तो उसकी वजह से एएलपी के लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा आ सकते हैं। हमें पता है कि जो बाइल डक्ट है वो हमारे पास स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो कि बाइल को कैरी करती हैं लिवर से इंटेस्टाइन तक। अगर कोई ब्लॉकेज होगी वहाँ पर तो ज़ाहिर-सी बात है कि बाइल सही से फ्लो नहीं कर पाएगा, वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा, और प्रेशर बिल्डअप होगा तो उसकी वजह से जो उसके सेल्स होते हैं, लिवर सेल्स जिनकी बाइल डक्ट के ऊपर लाइनिंग हुई होती है, वहाँ से एएलपी रिलीज़ होता है डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर, और इस वजह से एएलपी का लेवल ज़्यादा हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की सिचुएशन में। इसके अलावा क्या हो सकता है कि बोन डिसऑर्डर्स हों, और जैसे कि पाजेट्स डिज़ीज़। पाजेट्स डिज़ीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ है, क्रॉनिक बोन डिसऑर्डर की सिचुएशन होती है। इसमें एक्सेसिव ब्रेकडाउन होती है बोन में, और रीग्रोथ होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बोन होती है वो एब्नॉर्मल बोन कहलाई जाती है। तो ये एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है। ये सारी सिचुएशंस अगर तो एएलपी के लेवल्स हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं तो ये सिचुएशंस हो सकती हैं कि उस बंदे को ये सिचुएशंस हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर एएलपी की के लेवल्स हमारे पास कम आ रहे हैं, नॉर्मल से रिड्यूस आ रहे हैं, तो ये हो सकता है मालन्यूट्रिशन का केस हो, खास तौर पे जैसे कि प्रोटीन या ज़िंक की डेफिशिएंसी हो, या फिर सीवियर एनीमिया का केस हो, कि हीमोग्लोबिन या फिर उसके अंदर खून की कमी है, तो इस वजह से भी एएलपी के लेवल हमारे पास कम आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस नॉर्मली हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो 140 से 280 यूनिट्स पर लीटर होती हैं। और हमने ये बात मैंने अभी आपको बताई कि इसके आइसो एंजाइम्स होते हैं कुछ, एलडीएच 1 से लेके एलडीएच 5 तक। तो इनकी जो जहाँ पर जो इनकी लोकेशंस हैं, जैसे कि एलडीएच 1 और एलडीएच 2 हार्ट में प्रेज़ेंट होता है। तो अगर एलडीएच 1 और एलडीएच 2 की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आ रही है तो हम कहेंगे कि हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है या भी कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ये वेरियस टिश्यू डैमेज में देखी जा सकती है, और इसके अलावा हीमोलाइसिस के केस में जिसमें आरबीसीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है, और लिवर डिज़ीज़ में, मसल इंजरी में, या फिर किसी किस्म के कैंसर में एलडीएच की वैल्यूज़ नॉर्मल से ज़्यादा देखी गई हैं। और अगर एलडीएच की वैल्यूज़ हमारे पास कम आ रही हैं तो ये हो सकता है कोई जेनेटिक म्यूटेशन का केस हो, एडवांस लिवर डिज़ीज़ हो। एडवांस लिवर डिज़ीज़ या फिर सिरोसिस, मतलब ये एंड स्टेज लिवर डिज़ीज़ है। इसके बाद लिवर आमतौर पे फेल हो जाता है, या फिर कोई इम्पेयर्ड एंजाइम प्रोडक्शन है। इसके केस में एलडीएच की वैल्यूज़ नॉर्मल से कम आती हैं, कॉमन सीरम एंजाइम टेस्ट में। नेक्स्ट हम देखते हैं अमाइलेज और लाइपेज। जो अमाइलेज और लाइपेज हैं ये दोनों हमारे पास एलिवेटेड आते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा आते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस या फिर पैंक्रियाटिक इंजरी में। क्योंकि जो पैंक्रियाटाइटिस का केस होता है इसमें ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा से ज़्यादा ये रिलीज़ होने लग जाते हैं। तो इसीलिए कोई ना कोई अगर इनके लेवल ज़्यादा आ रहे हैं तो यकीनन कोई ना कोई पैंक्रियाटिक इश्यू है आपकी बॉडी में, इस वजह से इनके लेवल ज़्यादा आते हैं। और अगर इन दोनों की वैल्यूज़ कम हैं तो इसकी वजह से हो सकता है ये कोई एडवांस लिवर डिज़ीज़ है, और कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से एंजाइम प्रोडक्शन में मसला आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिन काइनेज, जिसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हमारे पास 20 से 200 यूनिट्स पर लीटर हो सकती हैं, और अगर तो इसके लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा आ रहे हैं तो ये हो सकता है कि मसल डैमेज का कोई सिचुएशन हो, ट्रॉमा हो, या फिर हार्ट अटैक हो। हमने डिस्कस किए थे कि क्रिएटिन काइनेज के 3 आइसो एंजाइम होते हैं, सीकेएमएम, सीकेबीबी और सीकेएमबी। सीकेएमएम स्केलेटल मसल में होता है, सीकेबीबी ब्रेन टिश्यू में, और सीकेएमबी हार्ट मसल में। और अगर तो सीकेएमबी का फॉर एग्जांपल लेवल ज़्यादा आ रहा है तो यकीनन ये हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट मसल नेक्रोसिस हो सकती है, तो ये उसका इश्यू है। और अगर इसके लेवल्स हमारे पास नॉर्मल से कम आ रहे हैं तो ये हो सकता है कि मसल मास डिक्रीज़ हुआ हुआ है बॉडी के अंदर, और ये कोई मसल वेस्टिंग कंडीशन है। मतलब कि मसल वेस्टिंग कंडीशन मतलब मसल जो है आपका वो बिल्डअप नहीं हो पा रहा, और क्या कहते हैं मसल मास बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ये हो सकता है एजिंग की वजह से हो या इनएक्टिविटी की वजह से हो। तो इसको हम कह सकते हैं कि मसल वेस्टिंग कंडीशंस है, और ये मैंने आपको बात बताई कि जो क्रिएटिन है वो आमतौर पे एथलीट्स यूज़ करते हैं एज़ अ सप्लीमेंट के तौर पे ताकि मसल को बिल्डअप कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम है हमारे पास गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज जीजीटी, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 0 टू 51 यूनिट्स पर लीटर होती हैं। अगर तो इसके लेवल्स हमारे पास नॉर्मल से ज़्यादा आ रहे हैं तो ये हो सकता है हेपेटाइटिस, सिरोसिस, लिवर कैंसर या फिर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड हो सकता है। और अगर तो इसके लेवल्स हमारे पास कम आ रहे हैं तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म और सर्टेन जेनेटिक वेरिएशन के केस में हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म हमें पता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है, थायराइड ग्लैंड जो हमारे नेक में प्रेजेंट होता है वो थायराइड हार्मोन सही से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे या लोअर अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसे कौन से इंटरेक्शंस हैं जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर इन एंजाइम के लेवल्स जो हैं वो कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि एंजाइम के लेवल्स अफेक्ट करेगी। कौन कौन से इंटरेक्शंस है? सबसे पहली चीज़ है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस जैसे कि स्टेटिन्स, एनसेड्स या फिर एंटीबायोटिक्स, ये लिवर एंजाइम्स को बढ़ा सकते हैं, लिवर एंजाइम को या फिर सीके यानी क्रिएटिन काइनेज को बढ़ा सकते हैं। हमें पता है कि जो स्टेटिन्स है वो हमारे पास वो वाली ड्रग्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स हैं, कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी में कम करती हैं। एनसेड्स पेन के लिए यूज होती हैं, पेन और इन्फ्लेमेशन के लिए। और एंटीबायोटिक्स का भी आपको पता है कि क्या काम है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये डायरेक्टली हमारे लिवर के ऊपर अफेक्ट करती हैं। जब ये लिवर के ऊपर अफेक्ट करती हैं तो लिवर के एंजाइम्स हैं, एएलटी, एएसटी, तो इनके लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा हो सकते हैं। और इस क्रिएटिन काइनेज को बढ़ाने का रीज़न ये है क्योंकि इन जो ड्रग्स का यूसेज है इनका एक साइड इफेक्ट होता है कि ये मसल पेन और वीकनेस हमारी बॉडी में कॉज कर सकते हैं। और अगर कोई ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो तो ये मसल को डैमेज कर सकते हैं, जिसको रेब्डोमायोलाइसिस कह सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब मसल डैमेज होता है तो उस मसल से क्रिएटिन काइनेज आपके ब्लड में रिलीज होता है और उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, और ये मसल इंजरी का एक साइन है। तो इनका एक साइड इफेक्ट है कि ये मसल इंजरी के साथ साथ क्रिएटिन काइनेज का लेवल को हमारी बॉडी में बढ़ा सकती हैं ये वाली ड्रग्स। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्कोहल। अल्कोहल के यूज से भी